गोरखपुर लोकसभा सीट पर 30 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। महंत अवैधनाथ के बाद साल 1998 से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ लगातार जीत हासिल करते रहे हैं। वहीं अब उपचुनाव में बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को उतारा है। वो 2013 से गोरक्षक प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण कुमार निषाद को उम्मीदवार बनाया है। प्रवीण कुमार निषाद पेशे से इंजीनियर हैं और मछुआरा समुदाय से हैं। गोरखपुर में निषाद समुदाय की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है। बताया जाता है कि निषाद को मुस्लिम दलित समुदाय का भी समर्थन हासिल है। पिछले चुनाव में एसपी और बीएसपी की पारंपरिक प्रतिद्वंदता का फायदा भी योगी को मिलता रहा है। जातिगत वोटों में बंटवारा होने और त्रिकोणीय मुकाबले के कारण योगी का राज बना रहा, लेकिन इस बार समीकरण बदल गया है। निषाद के साथ साथ मुसलमानों का भी साथ है। इस बार क्या नतीजे होंगे, इसका खुलासा थोड़ी देर बाद हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी से इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां स्टूडियो में भी मौजूद हैं। बीजेपी की शाइना एनसी के पास में जाऊं उससे पहले एनके सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इन उपचुनावों के नतीजों की अहमियत क्या होने वाली है? देखिए, एक बात साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो ये कोई बड़ा मैसेज नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सटेंशन है 2014-2017 का एक्सटेंशन होगा। लेकिन अगर हारती है तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा। इसलिए मैसेज होगा कि एक तो रिव्यू किया जा रहा है, और रिव्यू किया जा रहा है तो वो मोदी का जो एक एक्सेप्टेबिलिटी थी, योगी का काम था तथाकथित, ये सारी चीज़ें निगेट किया जनता ने, ये मैसेज आएगा। और तीसरा जो मैसेज आएगा वो ये होगा कि मायावती और अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है। जैसे कि 2+2 नहीं है, बल्कि अरिथमेटिकल नहीं है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है। तो ये एक मैसेज आएगा। कल सोनिया गांधी ने अपोजिशन के साथ डिनर किया है। इस मैसेज का ये मतलब होगा कि अगर आप सरवाइव करना है रीजनल पार्टीज को, तो उसको कांग्रेस के उसके बीच आसपास कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। ये बहुत स्पष्ट है। मुझे लगता है कि बीजेपी जीतती है तो उतनी बड़ी बात नहीं होगी जितना कि हारने से होगा। बिहार के लिए लेकिन हारने की स्थिति है नहीं वैसे यूपी में, दोनों जगह मुझे लगता है, क्योंकि अतीक अहमद वहां खड़े हो गए हैं तो फूलपुर में भी दिक्कत नहीं होगी और यहां पे भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जहां तक बिहार की बात है, ये एक बड़ा, अररिया में कोई बात नहीं है, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन अगर दोनों मिला लेंगे तो 50% क्रॉस कर जाता है। एक मैसेज जो कंट्री में जाएगा कि लालू यादव कहीं विक्टिमाइज हुए हैं। ये जो विक्टिम इमेज उन्होंने दी थी वो जनता ने कबूल किया है और उसको मान रही है। ये एक मैसेज जाएगा। ठीक है, क्या मैसेज जाएगा ये हमने समझ लिया। भारतीय जनता पार्टी से शाइना एनसी इस वक्त हमारे साथ है। शाइना जी, उत्तर प्रदेश में अगर कोई ये भी कह दे कि ये 1 साल के सरकार के कामकाज का एक टेस्ट है या जनमत संग्रह है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को शायद ज्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि 2014 में लोकसभा चुनाव में इन दोनों ही सीटों पर 52% वोट पड़े थे योगी आदित्यनाथ को और केशव प्रसाद मौर्य को। पूरे विपक्ष के वोट परसेंटेज को मिला भी दिया जाए तो कहीं बीजेपी के इन 2 उम्मीदवारों के सामने विपक्ष नजर नहीं आ रहा था। आज की स्थिति को देखते हुए आप कितने कॉन्फिडेंट? आपका विश्लेषण बिल्कुल सही है, क्योंकि आप गणित पे जाए तो आपको पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कितना आगे है। रही बात, आपने पूछा उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में जीत निश्चिंत है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आज राजनीति बदल चुकी है। लोग जात पात धर्म के आधार पर नहीं वोट कर रहे हैं। जिस तादाद में मुसलमान और दलित ने उत्तर प्रदेश में मोदी जी को स्वीकारा, वो हमने देखा असेंबली इलेक्शंस में। और ऐतिहासिक काम जब होता है, ऐतिहासिक निर्णय जब लिए जाते हैं, खास तौर से आम जनता के लिए, तो वो जनता जानती है कि ये प्रगति की राजनीति है। नेतृत्व मोदी जी के साथ साथ योगी जी का भी बहुत ही बेहतरीन है और छवि साफ सुथरी, जहां पता चलता है कि ये लोग सिर्फ जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं और परिवर्तन जो लाना चाहते हैं ज़मीनी स्तर पे हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जीत निश्चिंत है दोनों तरफ। पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जगह पर आप जीतेंगे, इसे लेकर आप कह रहे हैं। आलोक जी के पास में जाना चाहूंगा। आलोक जी, बड़ी मुश्किल में है विपक्ष।
जब नोटबंदी हुई आपने आलोचना की, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, बीजेपी जीत गई, फिर जीएसटी हुआ, आलोचना की, गुजरात में ये लोग जीत गए, नॉर्थ ईस्ट में जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं थी वहां पर भी ये लोग जीत गए। अब कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि क्या किया जाए, कैसे काउंटर किया जाए। क्या उपचुनावों को एक मौके के तौर पर आप देखते हैं? करो कुछ। देखिए, मैं समझता हूं आपने 3 प्रश्न पूछे कि नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और उसमें भाजपा जीत गई। नोटबंदी कहीं वहां दूर दूर तक भी जनता जो है उसको नहीं ले पाई कि ये मुद्दा है एक, जहां पर मुद्दा हो गया कब्रिस्तान और शमशान। गुजरात की बात जहां तक आपने जीएसटी की कही, तो जिस तरह से गुजरात के अंदर सूरत में जो सीटें 1.25 लाख और 1.5 लाख वोटों से पिछले चुनाव में जीते, वो 1500 वोटों से जीते, तो पूरे देश ने देखा। अभी राजस्थान में जिस तरह से अलवर का एक उपचुनाव हुआ, उसके अंदर पहले हम पिछली बार 3.25 लाख वोट से हारे 2014 में, इस बार 2 लाख वोट से जीते, तो 5 लाख वोट का एक लोकसभा सीट पर स्विंग हुआ। जहां तक बात आज की है, जिस तरह से बिहार के नतीजे आ रहे हैं, अररिया, जहानाबाद और भभुआ के, तो अभी तक बीजेपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जहां तक फूलपुर और गोरखपुर की बात है, तो पहले ही बीजेपी हार मान चुकी है कि जो चुनाव आज से लगभग 1 साल पहले हो जाना चाहिए था, उसको खींचते रहे। उसके बावजूद जो चुनाव इन्होंने 2.5 लाख 3 लाख वोटों से जीता था, अभी जो वर्तमान में आंकड़े आ रहे हैं वो मात्र 2000-2500 वोट से आगे टीवी चैनल्स के माध्यम से पता चल पा रहा है। 1-2 घंटे और देखना होगा, उसके बाद 37% और 43% का वोट परसेंटेज रहा है। मैं इस पर आऊंगा, नतीजे क्या आते हैं वो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। पटना से इस वक्त रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, किस तरीके से मतगणना चल रही है और तीनों सीटों पर अभी स्थिति क्या है, कौन आगे? देखिए, मतगणना शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर हुई मतगणना शुरू होने में, मगर अभी जो परिस्थिति है, अररिया में आरजेडी लीड कर रही है, जहानाबाद में अभी भी मतगणना का काम शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआती रुझान जो मिल रहे हैं यहाँ पर भी आरजेडी लीड कर रही है। भभुआ में अभी इनिशियल ट्रेंड्स आए नहीं हैं, मगर जो परिस्थिति देखने को मिल रही है इसमें अगर आरजेडी लीड कर रही है तो ये एक बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए। खैर, ये बहुत ही शुरुआती रुझान है, अभी दिन गुजरना है, दोपहर तक सही पूरे आंकड़े जो हैं वो सामने आ पाएंगे, लेकिन ये एक पूरी तरह से लिटमस टेस्ट है। बिहार विधानसभा पर इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आने वाले वक्त में परसेप्शन, यहाँ का हंगामा, अंदर का स्ट्रेंथ, कार्यकर्ताओं का मनोबल का बढ़ना और गिरना, सब कुछ इस चुनाव पर निर्भर करेगा। और एक तरीके से तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है। उनके पिता लालू यादव जेल में है, तो क्या लोगों ने तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर लिया है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को एक्सेप्ट कर लिया है? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोबारा गए हैं, केंद्र और बिहार में एक सी सरकार है, तो क्या लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है? आने वाले वक्त में बिहार के लोग किस तरीके की राजनीति को देखना चाहते हैं, तमाम बातें निर्भर करेंगी इस चुनावी परिणाम पर। और आज सभी की नजर होगी, गहमा गहमी बहुत ज्यादा होगी। मैं समय बिहार असेंबली में मौजूद है, आज यहाँ भी गहमा गहमी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, उप मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। कल रात में तेजस्वी यादव सोनिया गांधी के डिनर पार्टी में थे, आज वो भी लौटेंगे, तो आज बहुत ज़्यादा गहमा गहमी और सभी की नज़र इस चुनाव पे होगी, क्योंकि सभी को पता है कि इस चुनाव का जो असर है वो आने वाले वक्त पर पड़ेगा। और आने वाले वक्त में भविष्य का राजनीतिक ताना बुना जो बुना जाना है वो इसी डोर पर डिपेंड करेगा कि आज की डोर ज़्यादा लंबी किसकी होती है, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की या जेडीयू और बीजेपी की। जी ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं जगदीश जी के पास जाऊं, उससे पहले हम ये बता दें आपको कि बिहार की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, वहां पर अररिया की लोकसभा सीट वो सीट है जो 2014 की मोदी लहर में भी आरजेडी ने जीती थी। जहानाबाद की सीट पर विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने ही जीत दर्ज की थी और भभुआ में भारतीय जनता पार्टी की यह सीट थी। इन तीनों सीटों में से 2 सीटों में आरजेडी आगे चल रही है, एक में भभुआ में जहां पर बीजेपी पहले जीती थी, वहां पर इस बार भी बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि सर क्या आपने मान लिया है कि अब मिलकर ही बीजेपी का सामना किया जा सकता है, अकेले बीजेपी से लड़ना अब बहुत मुश्किल हो गया? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की एकता का सवाल है, ये तो संयुक्त प्रयास से, संयुक्त रूप से मिलकर लड़ेंगे तो उसका परिणाम दूसरा आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, उत्तर प्रदेश सरकार में है, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। अभी आपने देखा फूलपुर चुनाव में स्वयं वहाँ मौजूद था। फूलपुर में अतीक अहमद को, जिनके खिलाफ 150 मुकदमे हैं, अब एक बड़ा आपराधिक इतिहास है, उनको अखिलेश यादव ने कानपुर कैंट से टिकट दिया था, वहाँ हटा दिया था, निकाल दिया था, वो जेल में थे। इन्होंने डीएम को भेज करके जेल से व्यवस्था करके उनका पर्चा दाखिल कराया और आयन चुनाव पे इलाहाबाद में बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराई।
तो इस तरह से जो अपराधियों के खिलाफ की बात करते हैं ये अपराधियों से मिले हुए हैं। इनके लिए सत्ता जरूरी है, चीज जरूरी है, साम दाम दंड भेद सारे उपयोग कर रहे हैं। और जिस तरह से वहाँ 21% जहाँ से मैं खुद ही वहाँ मौजूद था, इलाहाबाद के पश्चिम में 21% वोट पड़े हैं, वोट परसेंटेज बहुत कम है। तो अतीक अहमद को सरकारी कैंडिडेट बना के लड़ाने का काम किया है। इसी तरह 3 तिगड़म किए हैं। उसके बाद भी इस चुनाव में अभी शुरुआती दौर में बहुत स्थिति है, विश्वास आप नहीं कह सकते। मेरा पूरा विश्वास है कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी जीतेगी। प्रोफेसर ठाकुर, और गोरखपुर में अहमद की मौजूदगी इस चुनाव में क्या कोई परिवर्तन या कोई बड़ा बदलाव लाती हुई आपको नजर आती है? मेरे ख्याल से वोट डिवीज़न की राजनीति है। ये हमेशा इसे वोट कटवा कहते हैं बिहार की भाषा में। ये वोट कटवा की राजनीति है और ये जनरल इमेज के लिए सही नहीं है इनका। यदि ये बात जनता में जाती है कि इन्होंने ख़ास तौर पे ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया है वोट काटने के लिए, तो सामान्य तौर पे ये इमेज सही नहीं जाता है। ठीक है, उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती जारी है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर, बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती हो रही है और किस तरह से रुझान आ रहे हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं। और साथ ही तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में ही सही लेकिन विपक्ष के लिए अच्छी खबर यह है कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। फूलपुर की वो सीट है जहां पर केशव प्रसाद मौर्य सांसद चुने गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी। अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। रुझानों में इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बिहार में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं वहां हाल क्या है जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं रजनीश का। जी रजनीश। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बिहार में रुझान तो आ रहे हैं शुरुआती, मगर सबसे खास बात कि हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। दोनों विधायक हैं आरजेडी के। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब हैं, डॉक्टर नवाज। मोहम्मद नेमतुल्लाह, क्या लगता है चुनाव का असर क्या? चुनाव का बहुत व्यापक असर पड़ेगा। एक तो पब्लिक में लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है तेजस्वी यादव का एक्सेप्टेंस हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि इनके लीडरशिप में बिहार आगे बढ़ेगा और अगला मुख्यमंत्री भी ये बन सकते हैं। नवाज साहब, क्या स्कोर रहेगा आज 3 सीट पर चुनाव में? हमें लगता है कि हम तीनों सीट जीतने जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग जो है तमाम जगहों पर जहानाबाद से लेकर भभुआ और अररिया घूमने का हमें मौका मिला है। हम तमाम जगहों पर जो अपने जनता का रुझान देखा, जो सामाजिक न्याय के मैंडेट के फेवर में और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सभाएं तमाम जगह जहानाबाद देखा, अररिया देखा, भभुआ देखा, हमें लगता है कि अपार जन समर्थन है। और निश्चित रूप से एनडीए के डबल इंजन का फार्मूला नहीं चला, कुछ नहीं। एनडीए का डबल इंजन का फार्मूला पूरी तरह जमीनी सतह पर फेल है। जनता त्राहिमाम है। वो जो जुमलेबाजी जो चल रही है, जुमलेबाजी से पूरी जनता तबाह बर्बाद है। और चाहे आप जो देख लीजिए किसी भी जगह पर जो केंद्र की योजनाएं हैं तमाम जगह फेलियर। बेरोजगारों का मामला जो युवाओं का मामला उठाता। बिल्कुल, देखिए आप सुन सकते हैं आरजेडी के जो एमएलए हैं वो बहुत अपबीट हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव के लीडरशिप को एक्सेप्टेंस मिली है और जो आज रिजल्ट आएंगे वो आरजेडी के फेवर में आएंगे। जी ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एनके सिंह जी आपके पास आते हुए, आरजेडी के साथ बहुत ज्यादा सहज नहीं थे नीतीश कुमार, ये हम सब ने देख लिया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सहज हैं? ये बात अभी तक भी खुलकर सामने नहीं आ पाई है। आज के नतीजे अगर फेवर में नहीं हुए तो बिहार में क्या कोई समीकरण बदल सकता है? नहीं, नीतीश सहज हुए कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नीतीश के सर्वाइवल इंपरेटिव्स हैं। नीतीश या तो किसी का दामन ही थाम सकते हैं, वो आरजेडी का थामे या बीजेपी का, क्योंकि उनका अपना सपोर्ट बेस बहुत कम है। लिहाजा उनको किसी न किसी पार्टी तो वो कंफर्टेबल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने जो पिछली बार आपने किया उसको किस तरह लिया, एक तो वो इशू था, और दूसरा ये था कि लालू यादव जो जेल में बंद हुए हैं उसको लेके एक विक्टिम इमेज डेवलप डे 1 से की गई। आपको याद होगा रघुवंश प्रसाद ने उसी समय कहा था, तो कोर्ट ने मानहानि का नोटिस भी दे दिया था। उसके बाद से एक डेवलप किया गया विक्टिम इमेज कि लालू को चूंकि ये सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ है इसलिए इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। जो सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी वो इस बार भी अगर नहीं जीत पाती तो मैसेज कुछ बदल जाएगा क्या? बहुत बड़ा मैसेज होगा, और ये पूरे क्रॉस द कंट्री ये मैसेज जाएगा कि अगर इसमें भी बीजेपी नहीं जीत, जबकि डबल इंजन वगैरह वगैरह आपने बहुत कुछ कहा, इसके बाद भी जनता ने उसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये मेरे ख्याल से पूरे क्रॉस द कंट्री ये मैसेज जाएगा कि नहीं, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट सोचा जा सकता है। ये जनता के जहन में रहेगा और ये फोर्स करेगा कि अपोजिशन फिर से एक बार साथ में आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे चर्चा में, आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, और नतीजों में क्या ये कन्वर्ट होंगे ये देखना होगा। लगातार खास कवरेज जारी रहेगी, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।